नमस्कार साथियों। हमारे आपके अपने चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में इस समय मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति व्यापम के द्वारा आ चुकी है। तो इसका एग्जाम नवंबर में होना है। तो सीधी सी बात है कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास केवल 1 महीने का समय है। 10 नवंबर से इसके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है जो भी तारीख आपके लिए आज 10, 20, 25 दिसंबर तक, हो सकता है दिसंबर तक एग्जाम चले। लेकिन मान लीजिए आपका एग्जाम की तारीख 10 तारीख को आ जाती है, 10 नवंबर को, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास केवल 1 महीने का समय है। तो इस महीने 1 महीने में ही हमको अपनी तैयारी भी करना है और एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये केवल पात्रता परीक्षा है। तो केवल क्वालिफाइंग करना भी, मेरे हिसाब से क्वालिफाइंग करना भी इसमें पर्याप्त रहेगा। तो इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम आज से क्लास प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें सिलेबस अनुसार पूरी तैयारी हमारे जिले पे प्राथमिक शिक्षक परीक्षा की कराई जाएगी। उसी क्रम में आज हम बाल विकास की अवधारणा के बारे में समझेंगे कि आखिर बाल विकास है क्या। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। बाल विकास की अवधारणा, आखिर ये होता क्या है बाल विकास, और हमें बाल विकास को पढ़ना क्यों आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए या एक शिक्षक होने के नाते आपको बाल विकास की जानकारी क्यों होना चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम विकास की अवधारणा। आखिर विकास क्या होता है। आपने विकास शब्द बहुत सुना होगा, और नेताओं के बारे में तो आपने विकास शब्द छाया रहता है नेताओं के बारे में, तो सभी लोग भली भांति परिचित है कि विकास शब्द क्या होता है। हम इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें आपको जो कठिन शब्द लगते हैं, बाल विकास के मनोविज्ञान के कुछ कठिन शब्द होते हैं जो हमें सुनने में लगते हैं कि बहुत कठिन है, क्या मतलब होगा। आज की क्लास में हमारा 2-3 क्लास स्टार्टिंग की हमारी बेसिक रहेंगी, जिसमें शब्दों से परिचय कराया जाएगा। इसके बाद हम सिलेबस अनुसार क्लास प्रारंभ करेंगे। विकास की प्रक्रिया एक अविरल क्रमक या सतत होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक व सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, हमने एक क्रमिक होती है और सतत होती है। सतत मतलब क्या होता है, जो हमेशा चलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि ना मनुष्य का विकास मतलब जन्म से पहले ही उसका विकास होने लगता है, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। तो जन्म से पहले ही विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास कभी समाप्त नहीं होता है। वो इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि विद्वानों के अनुसार कही गई हैं। ये परिभाषाएं बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने वाली हैं। पहली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर के अनुसार विकास जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विद्वानों के कथन से संबंधित जो भी प्रश्न है बाल विकास में बहुत आते हैं परीक्षा में, तो इनको आप विशेष रूप से अलग से नोट्स बनाकर लिख लें और बिल्कुल इनको याद रख लें कि किसके अनुसार कैसा कहा गया है। तो आवश्यक नहीं कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया जाए, पूछ सकते हैं कि जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल विकास किसने माना है। तो अपना उत्तर आएगा स्किनर। इसको आते हैं हरलॉक। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये परिभाषाएं आपको रटना नहीं है, लेकिन समझना है कि किसकी परिभाषा किसके द्वारा कही गई है, क्योंकि लिखित पेपर तो आएगा नहीं आपका। तो परिभाषा रटने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि हम परिभाषा देखें, हम पहचान लें कि किस विद्वान के द्वारा है परिभाषा विकास की या बुद्धि की, जो भी आगे सिलेबस में आएगा परिभाषाएं दी गई हैं। तो दो विद्वानों के अनुसार हम विकास की परिभाषा देख चुके हैं, स्किनर के अनुसार और हरलॉक के अनुसार। अगले विद्वान है गैसेल। विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर, अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान और विचारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। यह स्टेटमेंट है गैसेल का। अगला आता है मुनरो। विकास परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशिष्टताएं प्रकट होती हैं। वह स्टेटमेंट पूछा जाए तो किसका है, ये मुनरो के द्वारा कहा गया है। वह कुछ विकास की प्रमुख परिभाषाएं थी।
हमें विकास से मतलब नहीं, हमें क्या बच्चों को पढ़ाना है क्लास में जाकर, छोटे प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना 1 से 5 तक। हमें मतलब है बाल विकास से। तो बाल विकास होता क्या है, बाल विकास शब्द का क्या मतलब होता है? तो बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जो 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम इन 5 अवस्थाओं से भी मतलब नहीं है, हमें केवल 3 अवस्थाएं देखना है, केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं में हमारा बालक स्कूल में आता है, उन्हीं बालकों को हमें पढ़ाना है। तो मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास की अवस्थाएं ये जो आपको बता दिया तो आप पढ़ लेना। मतलब ये कि मतलब पहले गर्भावस्था रहती है, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सारी मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं। तो इनमें अलग अलग क्रम में विकास होता है, अलग अलग वृद्धि होती है, सब एक निश्चित रहता है, एक निश्चित विज्ञान के अनुसार विकास होता है मनुष्य का। इसमें दिया ना कि इनका विकास विभिन्न स्तर, आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। छोटे बच्चे का विकास अलग क्रम में होगा, बड़ा 22 साल के मनुष्य का व्यक्ति होगा उसका अलग विकास होगा, कोई वृद्ध होगा तो उसका अलग विकास होगा। विकास कभी नहीं रुकेगा, विकास नियमित चलता रहेगा, लेकिन विकास का क्रम अलग अलग रहता है, विकास की गति अलग अलग रहती है अलग अलग अवस्थाओं में। तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं हम भारतीय मनीषियों के अनुसार। जो भारतीय ऋषि मुनि हैं इन्होंने वर्गीकरण किया तो उसको 7 भागों में बांटा मनुष्य की विकास की अवस्थाओं को। पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य मतलब जन्म से पहले ही सीखना प्रारंभ कर देता है, गर्भावस्था में भी मनुष्य सीखना प्रारंभ कर देता है। एक महाभारत में भी एक कथा आती है कि अभिमन्यु ने गर्भावस्था में चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कथा आती है। तो मतलब क्या है, सीधा सा बात है कि मनुष्य गर्भावस्था से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। दूसरी अवस्था आती है शैशव अवस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है। अगली अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाएगी। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष, युवावस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक मानी जाएगी। तो किसके अनुसार है? भारतीय ऋषि मुनि या भारतीय मनीषियों के अनुसार माना जाता है। यदि हम बात करें आधुनिक सिद्धांत की, तो आधुनिक सिद्धांत में इसको है ना 4 भागों में बांटा गया है। एक तो शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष। वयस्क अवस्था 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक। इन 4 भागों में आधुनिक सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। हमें जिन बच्चों को पढ़ाना उनके या तो शैशव अवस्था में मिलेंगे या बाल्यावस्था में मिलेंगे या किशोरावस्था में मिलेंगे, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में केवल इन 3 अवस्थाओं का, कौन कौन सी, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनका अध्ययन किया जाता है। अब देख लेते हैं शैशव अवस्था क्या होती है। शैशव अवस्था मतलब शिशु अवस्था बच्चे की, जब वह शिशु रहता है तो जन्म से लेकर 6 साल तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जन्म के जब तक 3 साल का बालक होता है ना, 3 साल तक बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। कितनी वर्ष तक? जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चे का विकास बहुत अधिक तेजी से होता है। इस अवस्था में बच्चों को अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। आपने भी छोटे बच्चों को देखा होगा तो वो घर के जो बड़े बूढ़े या बड़े बुजुर्ग जैसा करते हैं उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा भी बच्चों में पाई जाती है। मनोविज्ञानों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। तो ये प्रश्न क्या होता है, छोटे छोटे फैक्ट से ही बनते हैं। हम बड़े बड़े फैक्ट तो याद रख लेते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, प्रश्न छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी अवस्था मानी जाएगी, तो ये शैशव अवस्था। तो छोटे छोटे पॉइंट आप बिल्कुल नोट करके रखें। और शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से भी शैशव अवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी बच्चा जो भी सीखता है वो 6 साल तक की अवस्था तक लगभग जो भी सीखता है वो सीख चुका होता है लगभग। अगली आज की देखो, पहले भी बता चुके हैं, आज की क्लास केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो विशेष जिसमें फैक्चुअल फैक्ट नहीं बताए जाएंगे। आज की केवल शब्दों से परिचित होना है आज की क्लास में हमको केवल। इसका अगली 1-2 क्लास तक हम शब्दों से परिचित होंगे। उसके बाद फिर हम सिलेबस अनुसार जैसा कि प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उस हिसाब से हम क्लास का समापन करेंगे।
वो उसी क्लास को फिर डिसाइड किया जाएगा, ताकि आपको 90% प्रश्न कम से कम हमारी क्लास से आपको मिल सकें। अगली अवस्था आती है बाल्यावस्था। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 साल से लेकर 12 साल तक का। तो इसमें क्या होता है, 6 साल से लेकर 9 साल तक बच्चों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। लंबाई में भी वृद्धि होती है, वजन में भी वृद्धि होती है, और साथ में इस समय पे बच्चों की चिंतन और तर्क शक्तियों का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। और क्या हुआ, शैशवावस्था में बच्चे बहुत तेज गति से सीखते हैं, लेकिन शैशवावस्था के बाद बच्चों की सीखने की गति मंद हो जाती है। लेकिन उनका जो ना सीखने का क्षेत्र होता है वो अधिक पहले से विस्तृत हो जाता है। चलिए अगली आ आपकी किशोरावस्था। 12 साल से लेकर 18 साल तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था में विकास है ना, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होने लगती है। 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में ना लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है। तो 14 साल से लेकर 18 साल तक में लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो एक एबी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, इसको आप बिल्कुल नोट करके लिख लें। इसमें किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका होता है, और इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है, और मित्रता में भी बहुत प्रगाढ़ता रहती है। मतलब सामान्यतः कहते हैं ना कि दोस्तों को भी जन्म दे सकते हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति किशोरावस्था में होती है। तो इस क्लास में तो हम अध्ययन करेंगे, लेकिन एक एक अवस्था का हम डिटेल में अध्ययन अगली आगामी क्लासों में करेंगे। अब आता है विकास के विभिन्न आयाम। तो देखिए सामान्यतः हम क्या, विकास और वृद्धि दो अलग अलग शब्द होते हैं, सामान्यतः हम दोनों को एक समझ लेते हैं। अब उनमें क्या अंतर होता है आगे की स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। विकास कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या हुआ, जैसे ऊंचाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई हुआ, ऊंचाई हुआ, वजन हुआ है, सारी चीजें मतलब हम साधारणतः जज कर सकते हैं कि इसमें विकास होता है, जो आंखों से हम देख सकते हैं जिस विकास को शारीरिक विकास कहलाता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें विशेष कुछ नहीं है, आप शॉर्ट में इसको पढ़ लें, शब्दों समझ लें शब्द क्या होता है। दूसरा होता है मानसिक विकास। शारीरिक विकास तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा, लेकिन वो मानसिक विकास का होता है उसकी बुद्धि का विकास। मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं से में वृद्धि एवं विकास है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन कर पाता है, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग किया जाता है। मानसिक विकास में क्या कहा, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना आदि, मतलब जो भी बुद्धि से संबंधित चीजें हैं वो सब मानसिक विकास में आएंगी। जन्म के समय बालक में मानसिक विकास का अभाव होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती जाती है और उनका मानसिक विकास तेजी से होता जाता है। अब आता है संज्ञानात्मक विकास। तो ये भी मतलब मानसिक विकास का एक प्रकार मान सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तर के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि क्लास में सभी बच्चे एक से नहीं होते, सबका बुद्धि स्तर अलग होता है। तो संज्ञानात्मक विकास मतलब संज्ञान है बुद्धि, मान लें आप एक तरह से उसको, सभी का बुद्धि स्तर अलग अलग होता है। तो संज्ञानात्मक विकास की हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस बालक का बुद्धि स्तर कैसा है, उसके हिसाब से यदि हम उसको पढ़ाएंगे वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा। अब आता है भाषाई विकास। तो भाषाई विकास मतलब उसमें सीख लेना, भाषा का विकास भी क्या होता है, एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। मानसिक योग्यता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। तो भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, सांकेतिक, लिखित। तो उसमें भी 3 तरह का भाषाई विकास होता है बालक में, मौखिक, लिखित और अभिव्यक्त वाला, सांकेतिक जी बोल सकते हैं जिसको हम। तो जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को कितने की महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको बिल्कुल नोट कर लें, नोट्स बना लें इसके आप, है ना। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। 9 माह से 12 माह तक वह 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है। मतलब 1 साल तक आते आते बच्चे 3-4 शब्दों को समझने लगता है। 1.5 वर्ष के भीतर उसे 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 2 वर्ष के आयु तक उसे 200 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 3 वर्ष के लगभग होता है तो उसे 1000 शब्द समझने लगता है। 16 वर्ष की आयु तक आते आते बालक 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता उसमें आ जाती है। तो किस आयु में कितने शब्द सीखने लगता है, समझने लगता है, इनसे प्रश्न बन सकता है। अब आता है सामाजिक विकास। सामाजिक क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज के बीच में रहता है।
तो बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो सबसे पहला उसका परिवार वाले के आसपास से घिरा रहता है। धीरे बड़ा होता है तो बच्चों के साथ स्कूल जाता है, तो अन्य बच्चों के साथ में खेलता कूदता है, पढ़ता है। मतलब बच्चे का सामाजिकरण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकरण होता क्या है आखिर? तो गुणों के विकास की वही प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य संपन्न करती है। सामाजिक विकास अथवा सामाजिकरण से नाम से जाना जाता है। सीधी सी बात है कि वह अपने अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार उनके साथ एडजस्ट होता है, इसी प्रक्रिया को सामाजिकरण या सामाजिक विकास कहा जाता है। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन आयोजन करने की योग्यता, वही एडजस्टमेंट की योग्यता, किस प्रकार अन्य लोगों के साथ वो समायोजित होता है बालक। तो इसको भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास आदि, मतलब वो पारिवारिक वातावरण आदि सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो इसकी भी एक अलग से डिटेल में चर्चा, सभी की किस प्रकार के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा भी हम अगली क्लासों में करेंगे डिटेल में। अब आते ही संवेगात्मक विकास। संवेग क्या होता है? मतलब भाव या फीलिंग्स, मतलब संवेग मतलब फीलिंग्स मान सकते हैं आप संवेग को। तो संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे भय, क्रोध, कई बच्चों को गुस्सा आता है, कई बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, कई बच्चे शांत रहते हैं। तो सभी का संवेगात्मक विकास भी अलग अलग होता है। समान आयु स्तर में भी संवेगात्मक विकास अलग अलग होता है। आयु बढ़ने के साथ संवेगों का भी विकास होता है। अगला आता है क्रियात्मक विकास। अब क्रियात्मक विकास क्या होता है? व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। ठीक है, एक क्रियात्मक विकास कहलाता है। मतलब क्रियात्मक शक्ति ऐसी होती है जिसको मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे चलना, उठना, बैठना इत्यादि। नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता जाता है तो अपनी क्रियाएं चल रहा है। जैसे पहले कोई बालक है, पहले बैठ भी नहीं पाता, धीरे धीरे बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, भागना सीखता है। तो सबका एक निश्चित क्रम रहता है, तो क्रियात्मक विकास कहलाता है। अब आता है वृद्धि और विकास। होता है लगभग सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन वृद्धि का सामान्य मतलब होता है केवल शारीरिक विकास। लेकिन विकास का मतलब क्या होता है? सभी तरह के विकास, सामाजिक विकास हुआ, मनोवैज्ञानिक विकास हुआ, बुद्धि का विकास, सभी सामूहिक विकास होता है ना, सभी प्रकार के विकासों को जो सम्मिलित रूप रहते हैं विकास में। लेकिन वृद्धि का मतलब होता है केवल शारीरिक विकास, लंबाई, भार आदि बढ़ना। वृद्धि और विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं, लेकिन अवधारणा के रूप में देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर होता है। वृद्धि का प्रयोग होता है परिमाणात्मक, परिणाम मतलब इसको हम नाप सकते हैं, परिमाणात्मक मतलब इसको हम नाप सकते हैं, जैसे कि आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि। लेकिन विकास क्या होता है? परिमाणात्मक तो होता है, लेकिन साथ में व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार। अब व्यवहार को आप नाप सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। बुद्धि को क्या आप साधारण रूप से नाप सकते हैं? किसी व्यक्ति को देख के आप लंबाई, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं साथ में, तो आप तुलना कर सकते हैं कि इसकी लंबाई ये देखें, इसकी लंबाई कम है। लेकिन बुद्धि आप कैसे बताएंगे कि किस व्यक्ति में अधिक बुद्धि है, किस व्यक्ति में कम बुद्धि है? तो साधारण दृष्टि से हम नहीं नाप सकते हैं साधारणतः, उसके लिए विशेष विधियों का प्रयोग होता है। ये भी हम आगामी क्लासों में पढ़ेंगे। चलिए इसका अंतर देख लेते हैं हम। बुद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। मतलब भाई मतलब होता है हमें दिखाई देता है, जो सीधे शब्दों में, जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ाई आसानी से दिखाई दी जाती है हमें, लेकिन किसी व्यक्ति की बुद्धि का कितना विकास हो रहा है हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब विकास आंतरिक भी होता है, बाहरी भी होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, लगभग बच्चा धीरे धीरे हाइट बढ़ती जाएगी, 5, 5.5, 6 फीट, अधिकतम 6 फीट के बाद उसकी लंबाई रुक जाएगी। ऐसा तो ना कि 100 फीट तक आते आते 50-60 फीट का व्यक्ति हो जाएगा। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है और विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है हमेशा। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का लक्ष्य अवश्य होता है। वृद्धि को हम सीधा माप सकते हैं, जैसे भार, ऊंचाई आदि, लेकिन विकास को सीधा नहीं माप सकते। जैसे बुद्धि है तो हम बुद्धि को किसी को हम सीधा नहीं देख के बता सकते कि भाई एक स्केल आता है, उससे आप बुद्धि नाप दीजिए कि व्यक्ति में कितनी बुद्धि है। बुद्धि के लिए विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है ना, सीधा उसको हम नहीं नाप सकते। आज की क्लास हमारी पहली क्लास थी और लगभग बहुत शॉर्ट में हमने शब्दों से परिचय देने का प्रयास किया है।
आगामी क्लास हमारी बहुत डिटेल होने वाली है और पाठ्यक्रम के अनुसार होने वाली है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास के लिंक दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। क्लास में बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।